CH3 साथ में कौन है, देखो CN, C and N। अब हमें मालूम है एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, राइट। इस वाले के साथ तो डबल बॉन्ड में नहीं इसको मैं C1 इसको C2 लिख लेती हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। तो C1 और C2 के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि C1 जो है उसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिए हैं, तो C1 और बॉन्ड नहीं बनाना चाहता। लेकिन C2 अभी भी वैलेंसी इनकम्प्लीट है, C2 बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन से बना लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की भी इनकम्प्लीट थी ना। तो C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे हो जाएगा पहले। ओके, अब इसमें हम देख के ही पता चल रहा है कि ये जो C1 है, देखो कार्बन जो है, तो यहाँ पे 3 हमारे पास CH सिग्मा बॉन्ड है, राइट। 3 हमारे पास CH वाले सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 तो ये हो गए। एक हमारे पास PC सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के साथ भी तो है एक सिग्मा। फिर अगर हम यहाँ देखें तो कार्बन नाइट्रोजन में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, इसमें कितने पाई बॉन्ड होते हैं? 2 पाई बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड से मिलकर के बना होता है। तो हम कहेंगे हमारे पास 2 CN पाई बॉन्ड है। एक उसका रह गया CN का सिग्मा। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि कभी भी जब पाई बॉन्ड बनता है, p ऑर्बिटल्स ऐसे होंगी ना, पाई बॉन्ड बनने से पहले इनिशिएट जो होता है वो किससे होता है? सिग्मा से। पहले ये यहाँ पे सिग्मा बना, उसके बाद ही तो ये पाई बॉन्ड बन पाए। इसका तो बन ही गया क्योंकि ये ओवरलैप हुआ है। देखो यहाँ पे ये कौन सा बनेगा आपका? सिग्मा बनेगा, राइट। फिर एक इसका बनेगा, ये सेकंड पाई बॉन्ड है। इस तरीके से बनता है, पहले एक सिग्मा बनता है। कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन है तो जो फर्स्ट बॉन्ड जाएगा वो कौन सा होगा? सिग्मा होगा। पहले एक सिग्मा बनेगा, उसके बाद में पाई बनेगा। मे बी पाई बॉन्ड 1 बना हो या मे बी पाई बॉन्ड 2 बने हो, वो बस डिपेंड कर। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो था, तो एक पहले CN सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद 2 CN पाई बॉन्ड बनेंगे। गॉट इट? क्लियर सबको? तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्मा हमारे पास कितने आ गए? 3 + 1 + 1 5 और 2 पाई, तो ये वाले हो गए 5 सिग्मा। S रेफर्स टू सिग्मा और 2 P रेफर्स टू पाई। ये कंफ्यूज नहीं होना इसमें। 5 सिग्मा 2 पाई, इसी को लिखते हुए इसने 5 सिग्मा और 2 पाई P लिख दिया। An air bubble underwater at a pressure of 1.45 bar and temperature 17 degrees Celsius to the water surface where the pressure is 1 bar and temperature is 27 degrees Celsius, the volume of bubble कितनी होगी? Any idea? जो हम स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि आइडियल gas equation tells us the relation यहाँ से we can conclude volume is directly proportional to T upon P। क्या ये बात ठीक है? राइट? तो हम 2 केस कंसीडर कर रहे हैं। केस 1 जिसमें V1 वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 अपॉन P1। ये बात सही है, राइट? अब इनिशियली अगर आप देखो एयर बबल जो था पानी के अंदर जब था, तो प्रेशर कितना है? P1 इज
1.45 बार। और इस टाइम पे टेम्परेचर कितना है, यानी कि कितना केल्विन हुआ, ये हो गई T1 की वैल्यू। P1 पता है, T1 पता है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे इस फॉर्मूले में पुट करके हम V1 का निकाल सकते हैं, या एटलीस्ट रेशियो ऑफ T1 अपॉन P1 ये निकल सकता है ना, क्योंकि सेकंड जो प्रेशर है वो भी बार में है ना, तो चल जाएगा। तो हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या T1 पुट कर दो, कितना है 290 अपॉन ये कितना है बच्चे 1.45, इसका रेशियो आ गया। ये V1 का हमारे पास कुछ कुछ डेटा आ गया, लगभग अप्रोक्सीमेट है। अब देखो सेकंड कंसीडर करो, केस 2, इसके लिए हम बोल सकते हैं V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 बाय P2। अब इसके अंदर देखो P2 कितना है, प्रेशर इज 1 बार, ये गिवन है यहाँ पे, तो ये हो गया 1 बार। और T2 कितना है बेटे 27 डिग्री सेल्सियस, राइट। इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पुट कर देते हैं, T2 हमारा 300 अपॉन 1, ये हमारे पास आ गया ऑन V2, यानी हमें V2 का एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लग चुका है और V1 का भी अप्रोक्सीमेट आइडिया लग गया है। हमसे जो क्वेश्चन ने पूछा था वो कह रहा था वॉल्यूम ऑफ बबल में कह रहा है इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ इतना, डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ इतना, रिमेन्स कांस्टेंट या इंक्रीजेस बाय फैक्टर इतना। तो ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ये हम तब बता सकते हैं जब हमारे पास दोनों वॉल्यूम हो। मान लीजिए V1 की वैल्यू 5 है, V2 की वैल्यू 10 है, तो आप कहेंगे मैम उसका ये डबल है, बोलेंगे इंक्रीज हुआ है। मुझे V1 V2 की वैल्यू नहीं पता, बट मैं इनका इंक्रीज या डिक्रीज अभी भी निकाल सकती हूँ। कैसे, आओ हम ये कर सकते हैं, आप ये कीजिए V2 अपॉन V1, इससे क्या होगा, इन दोनों का रिलेशन पता चलेगा। V2 का कितना आएगा 300 अपॉन V1 कितना आएगा बच्चे, ये 290 अपॉन 1.45, यानी मल्टीप्लाई 1.45। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कितना आ रहा है 1. V2 अपॉन V1 इज इतना, तो आप कह सकते हैं V2 is 1.5 times of V1। अब इसका क्या मतलब हुआ ये लिखने का कि V2 is 1.5 times of V1। V1 की वैल्यू अगर 1 थी तो V2 की वैल्यू कितनी आएगी 1.5 आएगी। तो V1 से V2 बड़ा है, कितना बड़ा है 1.5 टाइम्स बड़ा है। हमारा आंसर कहाँ है, इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 1.5। Got it? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्सिबल अंडर स्ट्रिक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशंस मींस, थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन, रिवर्सिबल अंडर स्ट्रिक्ट thermodynamic condition means the reaction can proceed in either direction simultaneously so that a dynamic equilibrium is set up। रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड कर रही है, चल रही है, जिससे एक डायनामिक इक्विलिब्रियम सेट हो चुका है। डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, कोई रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम की स्टेज पे है, मतलब कि यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना रहा है। और यहाँ डायनामिक इक्विलिब्रियम है, मतलब ये इक्विलिब्रियम कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, रुका नहीं है।
उस स्टेज की बात कर, ठीक है। फिर कहता है सेकंड, रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शंस प्रोसीड विद द डिक्रीज ऑफ फ्री एनर्जी व्हिच इज पॉसिबल ओनली इफ द फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम इज मिनिमम। रिएक्शन जो है वो दोनों ही डायरेक्शन में प्रोसीड करता है विद अ डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, मतलब R से P बनेगा, P से R बनेगा, और जो इसकी फ्री एनर्जी होगी डेल जी की जो वैल्यू होती है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, which is possible only if the free energy of system is minimum। और ये जो है ये तभी पॉसिबल है जब हमारे सिस्टम की फ्री एनर्जी मिनिमम हो। ये थी हमारी सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड कहता है प्रोसेस फॉर विच द फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, वो प्रोसेसेस जिनके लिए डेल जी इज इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। क्या ये क्वेश्चन ठीक लिखी हुई है? देखो हमें तो वो टिक करना है जो करेक्ट होगा, हो सकता है 2 सही हो सकता है तीनों सही हो, कौन सी सही है? लास्ट वाली जो आपकी इक्वेशन लिखी हुई है डेल जी इज इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, क्या ये ठीक है? इसमें आपकी फर्स्ट एंड थर्ड जो है स्ट्रिक्ट थर्मोडायनेमिक्स है, मतलब कि थर्मोडायनेमिक कंडीशन सारी अप्लाई होंगी, तो थर्ड वाली से कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड इक्वेशन हमारी करेक्ट है। रिवर्सिबल अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल होने का मतलब है कि दोनों ही डायरेक्शन में रिएक्शन चल रही है, तभी तो रिवर्सिबल हुई। केस रिवर्सिबल तो तभी हुआ, तो इक्विलिब्रियम का केस हम कंसीडर इसमें कर सकते हैं, क्योंकि अगर रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम है, राइट। तो फिर इसमें आएगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि वो बात कर रहा है आपके डायनामिक इक्विलिब्रियम की, और वो बात सही है कि इक्विलिब्रियम आपका डायनामिक नेचर का होता है, वो मूव करता है दोनों ही डायरेक्शन में। वो लगता है कि स्टैटिक है बट इट इज, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज की बात कर रहा है, इसलिए वहां पे। नेक्स्ट देखो, सॉल्यूशन ऑफ निकल क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स, टाइम कितना गिवन है? 10 मिनट्स, करंट ऑफ 1.60 ampere, the mass of nickel deposited at cathode is, mass of nickel is इतना, ये क्या दिया है? atomic mass of nickel। चलिए कर सकते हैं, कोई लॉ याद आ रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गुड, इलेक्ट्रो में कौन सा लॉ है? फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ ने ये बात बोली थी ना, और फैराडेज लॉ ने अपना फॉर्मूला भी दिया था। कौन सा फॉर्मूला था? क्या वहां आपने कुछ ऐसा देखा था? Q इज इक्वल्स टू आई टी, जो किसने बोला था? ये क्वेश्चन फैराडेज लॉ पे बेस्ड है। यहाँ फर्स्ट फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे दैट विल बी Q इज इक्वल्स टू आई टी। Q स्टैंड्स फॉर चार्ज, I स्टैंड्स फॉर करंट, T स्टैंड्स फॉर टाइम। कितने टाइम के लिए कितना करंट फ्लो हुआ है उससे हमें पता चलेगा कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं। I और T हमें गिवन है, Q इज इक्वल्स टू 10। अच्छा इसमें एक वो करना, ये मिनट्स में गिवन है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स। 10 मिनट को सेकंड में करेंगे, कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 60। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, 10 मिनट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 60। ये सेकेंड्स आ गए, मल्टीप्लाई में टाइम कितना है? 1.60 ईयर। यहां से आपका चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उसके आगे मास तो अभी भी निकला, अब इसमें आपका आएगा मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो दिस इज इंपॉर्टेंट और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय चार्ज अपॉन में n। F. What is n? Number of electrons which are transferred that may be gained or may be lost.
कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एक मिनिमम रिएक्शन में, वो है n की वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन। और F स्टैंड्स फॉर फैराडे। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब इसमें समस्या आपको यहाँ आएगी क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स होती है। हमें मालूम है F इज इक्वल्स टू 96500 कूलम, पर ये क्या दे दिया, n इलेक्ट्रॉन्स। n इलेक्ट्रॉन क्या है देखो, कौन सी रिएक्शन बोली इसने, निकल क्लोराइड की। निकल डेपोजिटेड एट द कैथोड। कैथोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑलवेज रिडक्शन। रिडक्शन मींस यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन की टर्म में बात नहीं होगी, या इलेक्ट्रॉन की टर्म में बात होगी। ठीक है, किसकी बात हो रही थी, निकल की। निकल का क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। तो अगर ऐसे, तो क्या दिया है, सॉल्यूशन ऑफ निकल क्लोराइड NiCl2, यही तो होता है, NiCl2 होता है ना निकल क्लोराइड। तो इसके मतलब क्या बनेगा, Ni2 पॉजिटिव होगा, वो इलेक्ट्रॉन को खाएगा, फिर वो Ni बनाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 2। n की वैल्यू कितनी हुई, 2। तो इसमें पुट कर दो, मास इज इक्वल टू, एटॉमिक मास गिवन ही है इसने 58.69, मल्टीप्लाई में ये जो भी निकलेगा, ये वाली वैल्यू कितना आएगा, 60 कूलम। तो ये आ जाएगा 960 अपॉन में n इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और साथ में फेराडे की वैल्यू। बस अब इसको आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अरे अपनी कैलकुलेशन देख लेना, जो देयर आर फ्यू पीपल जो कह रहे हैं कि सारे ही ऑप्शन गलत है। सारा ऑप्शन गलत नहीं है। देखो देयर आर फ्यू पीपल जो कह रहे हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। तो बेटा अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मे बी कि आपने टॉपिक नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, तो अगर बेसिक्स आपको नहीं पता टॉपिक का तो दिक्कत आएगी। 2-3 कंपाउंड दिए हुए हैं, कह रहे हैं मोनो क्लोरीनेशन कौन सा करेगा। पहली बात, मोनो क्लोरीनेशन क्या होता है, मोनो मींस 1, क्लोरीनेशन क्लोरीन का एडिशन, यानी कौन सा ऐसा है जिसमें एक क्लोरीन ऐड होगा। फर्स्ट कौन सा है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कैसे बनता है बेटे, साइक्लो मतलब साइक्लो मींस बंद और हेक्सेन मींस 6 कार्बन, तो ये होता है साइक्लोहेक्सेन। सेकंड वाला देखो, आइसोब्यूटीन, 4 कार्बन, 1 2 3 4, आइसोब्यूटीन। तो हम ऐसे कर देंगे, ये जो होता है ना C पे लगा हुआ है 2 CH3, यही टर्म होती है ना आपकी आइसो की, इसी को बोलते हैं। तो आइसोब्यूटीन ऐसे बनेगा। थर्ड देखो, मिथाइल साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन साइक्लिक मतलब पूरा ऐसे गोल बनेगा और 5 कार्बन का बनेगा, क्योंकि पेंटेन बोला है। साइक्लोपेंटेन, मिथाइल लगा हुआ है तो एक ऊपर CH3 लगा। नियोपेंटेन, नियोपेंटेन का मतलब है, नियो टर्म तब आती है जब एक कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं। तो ये नियो वाला पार्ट बन गया। किसका दिया है, पेंटेन का, मतलब टोटल कार्बन कितने हैं 5, 1 2 3 4 हुए, अभी बन गया 5। अगर स्ट्रक्चर्स में अभी किसी को ड्रॉ करने में इशू है तो आप IUPAC वाली जो मेरी वीडियो है वो वाली देख लो, जहां मैंने IUPAC का बिल्कुल बेसिक्स आपको सिखाया था कि कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, आइसो टर्म कहाँ यूज होती है, नियो टर्म कहाँ यूज होती है। अगर ये चीजें नहीं पता तो आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है। ठीक है, ये हमारे स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, अभी इसके अंदर देखो क्वेश्चन क्या है, कहता है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलना चाहिए। कौन सा ऐसा है, इन सभी कंपाउंड में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो फोटोकेमिकल रिएक्शन करने पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देगा। इस कंपाउंड में, अच्छा आप इसमें देखो, फर्स्ट वाले में साइक्लोहेक्सेन में आप किसी भी कार्बन की बात कर लो, सारे कार्बन सेम है। यस। सेकंड वाले में अगर इन कार्बन की हम बात करें,
ये कार्बन अलग अलग है, यहाँ पे तो टाइप ऑफ कार्बन ज्यादा है। देखो ये एक टाइप है, ये सेकंड टाइप है, ये दोनों सेम से हैं, राइट। तो 3 टाइप के कार्बन है, तो मतलब कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3 प्रोडक्ट बनेंगे। ऐसे इसमें देखो CH3 और ये वाला, तो इसमें ये A हो गया और ये क्या होगा B, ये वाला होगा बेटे C और ये होगा D। इसमें भी अगेन 4 तरीके के कार्बन है। इसमें अगर देखें तो A और ये B, राइट। तो अगर इनमें हम देखें, अब ये जो रिएक्शन होती है फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन, हेलो अल्केन, जिन ने मुझसे पढ़ा है आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे और बस प्रोडक्ट में एक Cl लग जाएगा हाइड्रोजन हटा करके, यस HCl बाहर आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला आपका वही देगा। इसमें क्या होगा, रिएक्शन कराने पे एक किसी भी उस पे Cl लग जाएगा। अब वो किसी पे भी लगा लो सारा सेम ही है, तो यानी एक तो ये वाला ठीक है हमारा अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, ठीक है। और अगर इसको आप देखें तो ये जो है, ये रिएक्शन जब इसमें होगी तो ये भी तो यही देगा, किसी भी एक कार्बन पे लग जाएगा, बाकी तो सेम ही रहेगा। तो मतलब एक ये है। These are very basics, बहुत बेसिक से है ये। तो कितना हुआ, फर्स्ट एंड फोर्थ, थर्ड ऑप्शन। फोटोकेमिकल मींस बेटा जो लाइट की प्रेजेंस में हुआ है, सनलाइट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट देखो 0.02 m and 0.002 m solution of urea are separated at 300 Kelvin by semi-permeable membrane. How much pressure and on which solution should it be exerted to stop osmosis? कह रहा है ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है। हमने कहा हाँ होता है। क्या होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस में? पार्टिकल्स मूव करते हैं लो टू हाई की हाई टू लो। अब वहां पे कह रहा है कि ये 2 सॉल्यूशंस है, एक की कंसेंट्रेशन इतनी, एक की इतनी, ये दोनों अलग अलग हैं, जीरो का खेल है इसमें और नजर का धोखा भी है। सीरियसली आप आंख खोल के देखो, इसमें 0.02 है और ये 0.002 है। जब आप प्रेशर में इसको रीड करते हैं ना, मतलब आपका एग्जाम या कुछ देना है और आप इसको फटाफट पढ़ो, आपको लगेगा सेम ही तो लिखा है। ऐसे करते हैं ये लोग काम, पेपर वाले तलाक। तो इसमें क्या है, यूरिया सेपरेटेड एट इतना टेम्परेचर बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो पहले ये निकाल, पाई इज इक्वल टू CRT, ये होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, वेयर पाई स्टैंड्स फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बेटा फिक्स होती है। T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, केल्विन में अपने को ऊपर गिवन ही है, तो इसकी वैल्यू निकाल देते हैं बस पाई की। पाई इज इक्वल टू C माने कंसंट्रेशन, 2 कंसंट्रेशन है, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, 0.02 माइनस 0.002 इंटू R 8.314 इंटू T 300, कितना है 44.895 ना। हाँ, क्योंकि हमने ये वैल्यू लिया ना, विच इज जूल पर केल्विन मॉल इनवर्स, इस वजह से ये वैल्यू थोड़ी बड़ी आ रही है। इसी की दूसरी जो वैल्यू होती है R की, विच इज लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। डेसिमल का फर्क आएगा, बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम ही आना है, उससे कोई इश्यू नहीं है। ये जो 44 आ रहा है, ये बेसिकली आपके इसको बता रहा है कि ये या ये, ऐसे पहचान सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट में और थर्ड में, कि प्रेशर तो दोनों में सेम है पर कंसंट्रेशन दोनों में चेंज है। उसमें कह रहा है कि जो आप प्रेशर लगाएंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर जो लगाएंगे, तो वो कौन सी साइड लगाएंगे। ये कुछ ऐसा सेटअप होगा, बीच में जो होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक तरफ होती है हाई कंसंट्रेशन, एक तरफ होती है लो कंसंट्रेशन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन,
ये आराम से मूव करते हैं। बेटा लो टू हाई होता है। हाँ, ये जब जाएगा तो इट विल बी फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ये याद कैसे रख सकते हैं हम? चने के एग्जाम्पल से याद रखा करो। आप जब भी चने को पानी में भिगोते हो तो पानी चने के अंदर जाता है ना। कभी ऐसा होता है कि चने में से कुछ निकल के बाहर आ गया हो? नहीं। आपने रात को चने भिगोए, सुबह वो मोटे हुए मिलते हैं, छोटे हुए तो नहीं मिलते, राइट? मोटे हो जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि पानी जो था उसकी कंसंट्रेशन कैसी होती है? लो, बेचारा सॉल्वेंट ही है बस। और चने की कंसंट्रेशन कैसी होती है? हाई, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब भरा पड़ा है, हाई कंसंट्रेटेड है। तो ऑस्मोसिस इज मूवमेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जब ऑस्मोसिस की बात है तो यही है, लो टू हाई। अब ये तो ऑस्मोसिस हो रहा था, आपने इसको रोका है तो आपने कहीं तो थोड़ा प्रेशर लगाया होगा। आपने एक्स्ट्रा प्रेशर कहाँ लगाया होगा? यहाँ भी पहले पी प्रेशर था, यहाँ भी पहले पी प्रेशर था, इसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया है, जिसको अप्लाई करने से ये मूवमेंट रुक गई है। तो लो और हाई, अब इसमें हमें दो कंसंट्रेशन दी थी, ये कैसी है हमारी? 0.02, और ये कैसी है? 0.002। ये कैसी है? हाई, और ये कैसी है? अब समझ में आ गया क्या? आपको अब समझ में आ गया? तो ये वाली रहेगी। A compound X having molecular formula C4H10O reacts instantaneously with cold concentrated HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले इतना ही लिख लेते हैं। कंपाउंड हो गया कोई X है, ओके, हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O, यही है, रिएक्ट करता है विद कोल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl in the presence of anhydrous ZnCl2 to form compound Y। anhydrous ZnCl2 और साथ में ये cold HCl, HCl anhydrous ZnCl2, ये कुछ कुछ समझ आ रहा है? कोई रिएजेंट हुआ करता था, कोई रिएक्शन, कोई नेम रिएक्शन, कोई टेस्ट? कौन सा टेस्ट? और ये भाई साहब होते थे लूकास रिएजेंट, HCl in the presence of anhydrous ZnCl2, राइट? वो तो इसमें कह रहे हैं, पहली बात ये जो C4H10O है, इसके अंदर आप बना करके देखो कि कौन से कंपाउंड बन सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? C4H10O, ओके। तो यहां जो आपका बनेगा वाया फॉर्मूला, हम ये कह सकते हैं कि दिस माइट बी सम अल्कोहल। ऑक्सीजन वाले कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमारे पास? अल्कोहल होता है। आप कह सकते हो मैम अल्डिहाइड और कीटोन भी होते हैं। अल्डिहाइड कीटोन इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, आप बना के देख लो चाहे। 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड, 4 कार्बन वाला कीटोन, उसमें इतने कार्बन हाइड्रोजन सेट नहीं आएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, पर उसमें तो 2 ऑक्सीजन होते हैं, यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो एक ऑक्सीजन वाला और कौन क्या बचा? ईथर बचा, कि शायद ईथर कर ले, लेकिन ईथर इसके साथ में रिएक्शन ही नहीं देता है। तो हमारे पास विद दिस फॉर्मूला वी हैड फ्यू फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे कि हमारे पास हो गया अल्कोहल, हमारे पास है ऑक्सीजन वाला अल्डिहाइड, कीटोन, राइट? उसके बाद किसी पे भी देखोगे तो वो इस फॉर्मूले में नहीं आएगा, ओके। ये दोनों इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सॉरी, बचा कौन? अल्कोहल। अब कौन सा अल्कोहल बनाए? C4H10O लिख रखा है, इसको देखना एक बार, कितने कार्बन हाइड्रोजन है?
तीनों को देखो एक बार, यहां से शुरू करें। 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 3 3, 3 3 9 प्लस ये 4 हाइड्रोजन और O, ये ठीक है। इसको अगर आप देखोगे 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 प्लस 2 2 2 कितना हुआ, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली इसको देखो 1 2 3 4, 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2। अब आप पहचानेंगे कहां से, अब आप पहचानेंगे रिएक्शन से। देखो हटा लेते हैं अब हम, ठीक है। हमें इतना पता चल चुका है कि दिस रिएक्शन इज टॉकिंग अबाउट सम अल्कोहल, क्योंकि उसके अलावा कुछ पॉसिबल था नहीं। ये जो अल्कोहल है ये 3 तरीके से हो सकता है। अगर इस अल्कोहल की बात करें तो दिस इज टर्शरी अल्कोहल, इसकी बात करें तो इट इज प्राइमरी, इसकी बात करें तो इट इज सेकेंडरी। अब ये बताओ लूकास टेस्ट में बेस्ट रिएक्शन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कौन सा अल्कोहल देगा? टर्शरी वाला देता है बेस्ट टेस्ट रिएक्शन लूका। इसमें अब ये मत कहना कि हाँ लूकास टेस्ट तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो आप समझा रहे हो हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर लूकास टेस्ट का आइडिया है तो इस क्वेश्चन में और कुछ बचा नहीं है। यही था कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी 3 तरीके के अल्कोहल है, इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक टेस्ट बोला जाता है जो होता है लूकास टेस्ट। लूकास टेस्ट में आप गिवन अल्कोहल को ट्रीट कराते हैं विद HCl, एनहाइड्रस, ZnCl2। इनमें जो बेस्ट रिएक्शन एंड फास्टेस्ट रिएक्शन देगा वो कौन सा होता है? टर्शरी अल्कोहल। तो ये रिएक्शन जो दे रहा है वो कौन है? टर्शरी अल्कोहल। ये दोनों नहीं है, इनको हटा दीजिए। तो वो हमने यहाँ पे अभी उसको लिख लेते हैं। मैं इसको क्वेश्चन को कंपाइल करूंगी। आई नो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जा रहा है, डोंट वरी। मेरी कोशिश है मैं जितना आपको समझा पाऊं, इसलिए आई एम टेकिंग मोर टाइम। ये हो गया। तो हमें x समझ में आ गया, x कौन है, तो बनने वाला y हम पता कर सकते हैं। ये होगा बनने वाला y। क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है। फिर ये कहता है रिएक्शन ऑफ कंपाउंड y विद सोडियम इथॉक्साइड वुड गिव मेनली, यानी इसकी अब आप रिएक्शन करेंगे सोडियम Na इथॉक्स, एथ मतलब बेटा कितना कार्बन, OC2H5। ऑक्साइड बोल रहा था ना, इसलिए बीच में ऑक्सीजन भी आया है। NaOC2H5, इसके साथ रिएक्शन करानी है। और अब कह रहा है कि इसकी रिएक्शन इससे कराने पे क्या आएगा? ईथर की रिएक्शन में से जब मैंने आपको क्लास कराई थी तो मैंने आपको स्टार मार्क भी कराया था कि बेटा ईथर्स में इसको स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कभी भी जब ये हलोजन वाला और ये वाला आता है, ठीक है, तो अब ये टर्शरी हलोजन है, इस वजह से इसमें क्या बनता है? इसमें बनती है अल्कीन। कौन सी अल्कीन बनेगी? ये वाला। ये इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि जब भी हम टर्शरी वाले हलो अल्केन को सोडियम इथॉक्साइड से कराएंगे तो हमारे पास अल्कीन एज अ प्रोडक्ट आता है। अब इसका नाम क्या आएगा? 2-इथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। नहीं, ये तो अल्कीन है, ये कह रहे 2-मिथाइल प्रोपीन। प्रोपीन ये है ही नहीं। 2-इथॉक्सी ब्यूटीन, इथॉक्सी नहीं है, सिर्फ ब्यूटूइन, यही वाला आएगा। According to Lewis concept, acid is, लुइस की डेफिनेशन पता आनी चाहिए। लुइस अंकल ने किसकी टर्म में बात करी थी? इलेक्ट्रॉन की टर्म में। इन्होंने बोला था एसिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा दैट इज एसिड, जो डोनेट करेगा दैट विल बी बेस। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इजी।
इसी तरीके से अब वो ब्रॉन्स्टेड भी पूछ सकता है, अरेनियस भी पूछ सकता है, आपको बशर्ते सबके एसिड बेस की डेफिनेशन मालूम हो। नेक्स्ट देखो, pH of a solution of HCl is 4. Molarity of solution is, can you find it out? मोलैरिटी अपने आप में एक कंसंट्रेशन टर्म है, यानी ये जो बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है? कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। तो हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला pH is equals to minus log concentration of H positive, right? यहां से pH कितना गिवन है बेटे? 4 is equal to minus log concentration of H positive. हम इसे कह सकते हैं -4 is equal to log concentration of H positive. अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लीजिए, तो हम कह सकते हैं एंटी लॉग ऑफ -4 इज कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, और इसको लिख सकते हैं 10 की पावर राइट, और 10 टू द पावर -4 को क्या लिख सकते हो? 0.00001। अच्छा, एक बच्चे ने एक बार ये भी किया था, -4 देख के 4 0 लगा दिए थे, तो 0 4 नहीं आती है, वो 1 से 1 को भी काउंट करना है उसमें, एक प्लेस तो 1 की होती है, 1 2 3 4 और फिर डेसिमल, वो ध्यान देना इसका, और वो ऑप्शन में दोनों देके रखता है, फिर गलत हो जाता है। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन इतना द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया है बाय इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3, बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, बाय डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। कौन आएगा इसमें? एक प्रिंसिपल आता है इसमें, नाम क्या है उसका? यस, ली चैटलियर प्रिंसिपल। और उन्होंने क्या बोला था बेटे? ली चैटलियर ने कहा था कि जब भी आप इक्विलिब्रियम में कोई चेंज लाने की कोशिश करेंगे, इक्विलिब्रियम अपने आप को उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कराएगा, ताकि जो इफेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं वो उसके इफेक्ट को नलिफाई कर दे। अच्छा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये कह रहा है इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, ये तो इसने बता ही दिया। कैसे शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में? बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NH3। अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यानी प्रोडक्ट की बढ़ेगी, तो फिर तो वो बैकवर्ड मूव करेगा, क्योंकि जितना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, प्रोडक्ट तो लग जाएगा रिएक्टेंट बनाने में, तो वो बैकवर्ड में जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर को डिक्रीज कर भी दोगे तो फिर वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे इतना इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। बाय डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ N2H2, इनकी कंसंट्रेशन अगर आपने कम कर दी, डिक्रीज कर दी, तो प्रोडक्ट लग जाएगा रिएक्टेंट बनाने में, अगेन रिएक्शन कैसे जाएगी? बैकवर्ड। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, अब यहां क्या होगा? प्रेशर को जब आप कम कर देंगे, अब यही बचा है, बढ़िया बात है, जब आप प्रेशर को बढ़ा देंगे और टेम्परेचर को कम कर देंगे, आप टेम्परेचर से यहाँ बात पकड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट भी गिवन है, इस रिएक्शन के होने में हीट रिलीज हो रही है, यानी सिस्टम अपनी हीट निकाल रहा है बाहर की तरफ। कौन सा प्रोसेस है? एक्सो की एंडो? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट। और ये क्या कह रहा है? बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। क्या हमने पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर को कम करने से रिएक्शन जल्दी होती है। ये वही कह रहा है कि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाना चाहिए। कैसे जाएगा? जब टेम्परेचर कम होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। फॉर Kp इज इक्वल्स टू Kc, क्या फॉर्मूला होता है Kp Kc का? रिलेशन बताइए फटाफट। Kp इज इक्वल्स टू Kp Kc के इक्वल होना है। अब आप खुद देख सकते हो, इतना तो कॉमन सेंस लगेगी बस उसमें। देखो
हमें ये दोनों एक दूसरे के इक्वल करने हैं, यानी इसका फैक्टर 1 होना चाहिए और किसी की पावर अगर 0 है तो वो 1 हो जाता है, राइट? तो अगर डेल एन जी की वैल्यू 0 हो तो यानी ये पूरा 1 हो जाएगा, राइट? तो ये कितना है, तो ये कर दो, anything raised to the power 0 is 1, RT raised to the power 0 is 1, Kp is equals to Kc. Henry's law is applicable for, Henry law ने क्या बताया था, क्या थी हेनरीज इक्वेशन? हाँ, यस, P, हाँ गैस, बोलो बोलो, P is equal to H into I whole fraction। इसने कहा था जो डिसॉल्व्ड गैसेस होती हैं किसी पानी में, किसी भी लिक्विड में, सॉरी, कितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व होगी ये डिपेंड करता है उसके प्रेशर पे। जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा गैस का अमाउंट। यानी कि इसने पढ़ा था गैस एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस देखी थी, राइट? याद है आपको? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इज इतना, ये आपको गिवन है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट आपको निकालनी है, कैन यू फाइंड इट आउट? लग जाओ, निकालिए आंसर अपने आप। गुड, मैं साथ साथ कर देती हूँ, बट आप जिससे हो रहा है वो करते रहिए, डोंट लुक हियर, ओके? 8 into 10 to the power minus 'इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन'। चलो अब ये बताओ, कौन धुरंधर है जो इसको बता सकता है? व्हाट इज एन आइडियल गैस? आइडियल गैस एक ऐसी हाइपोथेटिकल इमेजिनरी गैस है जो कि हम अज्यूम करके चलते हैं ये बड़ी सीधी सादी सुधरी हुई गैस है। और क्योंकि ये सीधी सादी गैस है तो इसके अंदर जो कोलिजन है, मॉलिक्यूल्स की जो फाइटिंग है इधर उधर, वो कैसी है? ना के बराबर। तो आइडियल गैस के पास जो बचता है, इट इज लेफ्ट ओनली विद ट्रांसलेशनल एनर्जी। ये क्या होता है? आइडियल गैस के अंदर पार्टिकल्स जो हैं, नॉर्मल गैसेस में हम क्या पढ़ते हैं कि गैसेस में पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आर रैंडमली मूविंग, पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, ये सब पढ़ते हैं हम। आइडियल गैस के अंदर जो एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी गैस है, यहाँ पे हम कहते हैं कि पार्टिकल्स आर मूविंग बट दे आर नॉट कोलाइडिंग विद ईच अदर। यहाँ हम कह सकते हैं कि उनके बीच में जो कोलिजन है वो कुछ इस तरीके का है कि इट इज अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और उसका असर ये होता है कि इसके पास ट्रांसलेशन मोशन के अलावा और कुछ बचता ही नहीं है। एंड दिस ट्रांसलेशन मोशन इज एसोसिएटेड विद टेम्परेचर। तो आइडियल गैस के केस में इट इज ओनली टेम्परेचर जिस पे ये डिपेंड करती है। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज रिवर्सिबल, इनमें से कौन सा फिनोमेना रिवर्सिबल है? पहला आ गया वाटरफॉल। वाटरफॉल यानी झरना टाइप्स। कभी देखा है कि पानी ऊपर से नीचे तो आ रहा है फिर नीचे से ऊपर भी जा रहा हो? एक ही साइड में होता है, हाई टू लो ही आएगा, ऊपर से नीचे। चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, ये हमने कुछ कुछ सुना है क्योंकि हमारी फोन की बैटरी, हमारी खुद की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, हम खाना खाते हैं, चार्ज अप हो जाते हैं। खैर ये वैसे एग्जांपल है।
पर इन जनरल अगर हम बात करें जितने हमारे ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, देयर आर फ्यू डिवाइसेस जिनकी बैटरी पे चलते हैं। ऐसे टॉयज भी आते हैं मार्केट में, ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस हैं, राइट। और वो जो बैटरी पे चलते हैं उनकी बैटरी खत्म हो जाएगी, फिर हम उनको चार्जिंग पे लगा देंगे, वो वापस से रिचार्ज हो जाएंगे। तो ये उनकी चार्जिंग, डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग कंटिन्यूअसली चलता रहता है, राइट। तो चार्जिंग ऑफ बैटरी इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रस्टिंग ऑफ आयरन बाय केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के एक बार जंग लग गया, लोहे के एक बार जंग लग गया तो ये हो सकता है कि आप वो जंग वाली लेयर हटा दीजिए, नीचे से फ्रेश आयरन आपको मिल जाएगा। लेकिन जिस आयरन एटम या मॉलिक्यूल को रस्टिंग हो चुकी है, जो रस्ट में हो चुका है कन्वर्ट, वो वापस से आयरन में कन्वर्ट करना नॉट पॉसिबल। प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय रबिंग हैंड्स, हाथों को रब करके हीट आप जनरेट कर लेते हैं, ये बात सच है। मगर ऐसा नहीं है कि हीट के थ्रू अब हमारे हाथ दोबारा रब होंगे या कुछ इस तरीके का, ये भी हमारा सिंगल एक ही डायरेक्शन का होता है। तो आंसर वेरी इजी। Which of the following is true about isobaric process? Iso, same, baric, related to pressure, right? Oxidation number of Cl and Cl2O7, quickly निकालो। अब इनमें तो किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। Cr in CrCO6 निकालो, इसको एक बार देख लो, क्या आपका कोऑर्डिनेशन का कंपाउंड है, इस तरीके से होता है, ठीक है। लेट मी चेक, ये जो CO है कार्बोनिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाम क्या बेटे इसका, and this is neutral in nature with no charge। तो क्रोमियम जिसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, x + 6 × 0, दिस इज इक्वल टू, यहाँ कितना चार्ज है, 0। x की वैल्यू, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम 0। पता नहीं कौन महानुभव थे, मैम 6 कौन था वो, चलो इधर। ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स, नाउ यू कैन आंसर दिस ऑल। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नन ऑफ द अबव। ऑक्सीडेशन में क्या होता है ऑलवेज, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, समझे। अच्छा, किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर -6 से 2 गई है, इसको क्या बोलोगे, ये भी क्या है, इंक्रीज है। वो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, क्यों, क्योंकि अभी तो मैंने आपको सीधा साफ लिख के दिया ना, तो आपको समझ में आ गया। बट अगर वो कंपाउंड की फॉर्म में देता तो कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि 6 और 2 में नंबर अगर देखें तो 6 बड़ा है, बट -6 और 2 में 2 बड़ा है, तो ये माइनस प्लस का हमें ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 300 केल्विन, टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन, in a closed container is इतना, P is equals to 0.4 atm. The volume of container is doubled. V1 is equals to V, V2 is equals to 2V. Its vapor pressure at 300 Kelvin will be, pressure तो क्या होगा, टेम्परेचर सेम लिखा है, दोनों टेम्परेचर सेम है, कौन सी कंडीशन है, temperature is constant, iso, which law, Boyle's law, good, याद है मतलब आपको चीजें। Boyle's law ने क्या बोला था, इसका मतलब P1 V1 is equal to P2 V2,
और यहां से हम निकाल सकते हैं कि P1 अपॉन V2 इज इक्वल टू P2, क्योंकि हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है, सेकेंड प्रेशर, राइट। ऑक्सीडेशन में भी गड़बड़ है कुछ बच्चों की, आई विल टीच यू। P1 by V2, तो पुट कर लेते हैं। P1 इज 0.4 V1, P V2 2V, और अब आप कर लीजिए, इससे ये कैंसिल, ये कितना है 0.2 ATM, कर लेंगे। इजी, डैम इजी, ओके। इसमें एक बच्चे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है, तो वो थोड़ा ये देख लो कि देखो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्यों लिखा है। मान लीजिए आपके पास है सोडियम, ये क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर 11। आपको लगेगा मैम सोडियम ही लेते हो हमेशा, छोड़ लेते हैं, पोटेशियम। एटॉमिक नंबर 19 2 8 1। अगर ये, अच्छा ये तो 11 ही हुआ, 2 8 8 1, सॉरी, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्या बनेगा बच्चा 2 8 8, राइट। और ये कैसा है, स्टेबल। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पे चार्ज क्या आएगा, प्लस। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी बेचारे की, 0। यहाँ तो कुछ नहीं था, यहाँ कितनी है, +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा बढ़ता है ना जब ऑक्सीडेशन होता है। जब भी ऑक्सीडेशन होगी, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। गॉट इट? एनी डाउट? क्वेश्चन 16 में कुछ बच्चों को डाउट है, लेकिन हम देख लेते हैं। Which of the following is true about isobaric process? आइसोबैरिक है बेटा, आइसो जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब ही होता है सेम, ठीक है। और प्रेशर की जैसे बहुत सारी यूनिट्स हैं, तो होता है एटीएम, बार, पास्कल वगैरह वगैरह। उनमें से एक क्या है, बार है। तो इससे याद रख लो कि बार वाला किसके लिए आएगा, प्रेशर के लिए आएगा, राइट। बैरिक मींस रिलेटेड टू प्रेशर, और आइसो का मतलब होता है सेम। तो प्रेशर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मींस सेम, फिक्स। यही हुआ ना।